हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक दक्षिण भारत के जो राजवंश है उसके ऊपर होने वाला है। इससे पहले हमने गुप्तोत्तर काल तक पूरा कवर कर लिया है। आज हम जो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उसे दो तरीके से देखेंगे। एक तो पहली सदी से 300 ईस्वी तक का काल, ठीक है, और दूसरा 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का काल। तो जो 300 ईस्वी तक का काल हम देखने वाले हैं इसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो संगम युग के ऊपर ही होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो 300 ईस्वी से बाद के काल को है, जो 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के बीच का जो काल है उसको देखेंगे, ठीक है। तो संगम युग के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशू में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो संगम युग के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जब हम मौर्य काल वाला पार्ट पढ़ रहे थे, है ना, मौर्य काल का इतिहास पढ़ रहे थे भारत के इतिहास में, तो जब उत्तर भारत में मौर्यों का शासन चल रहा था और मौर्य वंश के अलावा जो अन्य वंश हमने और देखे थे, जब उन वंशों का काल चल रहा था उसी समय दक्षिण भारत में संगम युग का दौर चल रहा था, ठीक है। संगम युग क्या होता है, क्यों इसे संगम काल संगम युग कहा जाता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए, हम संगम काल में 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। एक चेर, चोल और पांड्य। क्या क्या बोला मैंने? चेर, चोल और पांड्य, ठीक है। तो इन 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। और संगम जो है एक मुख्यतः कवियों का एक सम्मेलन होता था, उसी के बारे में है। तो आगे मैं आपको डिफाइन करूंगी कि संगम क्या है, संगम किसे कहते थे, ठीक है, और इस युग को संगम युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कालक्रम की बात करूं तो इसमें थोड़ा विद्वानों में मतभेद है इनके कालक्रम को लेके, कि कुछ विद्वान इसका कालक्रम 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मानते हैं। कब से कब तक? 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक मानते हैं। और कुछ जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो इनका कालक्रम पहली शताब्दी से 300 ईस्वी तक मानते हैं, ठीक है। तो जो भी है इनका कालक्रम 300 ईस्वी तक था, है ना। और इन 300 ईस्वी के बीच में हम इन संगम युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चेर, चोल और पांड्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, दक्षिण भारत की बात कर रही हूँ। कौन सा दक्षिण भारत? एकदम सुदूर दक्षिण भारत, जो केरल है, तमिलनाडु है ना, वो वाला क्षेत्र, जो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे आसपास का क्षेत्र, जो लगभग केरल तमिलनाडु वाला एरिया है, वहाँ पर इन वंशों का शासन था। कौन कौन से वंश बताया मैंने? चेर, चोल और पांड्य, ठीक है। तो संगम क्या था? देखिए, संगम एक तमिल भाषा का शब्द है। संगम क्या है? तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सभा या गोष्ठी, सम्मेलन, ठीक है। तो ये संगम काल में जो तमिल कवि होते थे, आचार्य होते थे, ज्योतिष होते थे, विद्वान होते थे ना, इनका सम्मेलन आयोजित होता था, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो तमिल कवि है, आचार्य है, ज्योतिष है, विद्वान है, इनका सम्मेलन आयोजित होता था और इसमें तमिल साहित्यों का संकलन किया जाता था, ठीक है। सम्मेलन आयोजित हो रहा है, सम्मेलन को तमिल भाषा में क्या बोल रहे हैं? संगम। इसलिए इस युग को संगम युग कहते हैं, क्योंकि हमें इस युग की जो अधिकतर जानकारी है वो संगम युग के दौरान जो साहित्यों का रचना हुआ था ना, संगम साहित्यों से ही हमें इनकी जानकारी मिलती है। इसलिए हम इस युग को, इस काल को संगम युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो संगम, मतलब मैंने जैसे अभी बताया कि संगम में कवियों का सम्मेलन होता था। तो कुल 3 सम्मेलन आयोजित हुए थे। कितने? 3 सम्मेलन आयोजित हुए थे। और इसमें जो जो विशेषताएं थी और ये कब कब आयोजित हुए, कहाँ आयोजित हुए, क्या खास बात थी इसकी, इसे मैं एक टेबल फॉर्म में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन पहले हम ये जानने से पहले थोड़ा सा चेर शासक के बारे में देख लेते हैं, चोल शासकों के बारे में देख लेते हैं और पांड्य शासकों के बारे में देख लेते हैं। हाँ, और आपको एक बात ये याद रखनी है कि जितने भी सम्मेलन बता रही हूँ मैं आपको, 1, 2, 3, ये तीनों पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए थे, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। संगम काल क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया है ना। फिर संगम
काल में जो 3 सम्मेलन हुए, कितने सम्मेलन हुए ये याद रखना है। किन शासकों ने इनको संरक्षण प्रदान किया, तो ये भी आपको याद रखना है कि पांड्य शासकों ने इनको संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो पहले हम शासकों के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चेर, चोल और पांड्य के बारे में। उसके बाद हम सम्मेलन का जो है टेबल फॉर्म याद कर लेंगे। फिर ये हमारा संगम युग का जो प्रशासनिक ढांचा है, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, उसे देखते हैं। उसके बाद हमारा आज का ये संगम काल खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जो दक्षिण भारत में जिन वंशों ने शासन किया, चाहे वो राजपूत हो, पल्लव हो, इनके बारे में देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं संगम वंश, जो संगम युग है, संगम काल के शासकों के बारे में। ठीक, अशोक के अभिलेख, कलिंगराज खारवेल के हाथी गुफा लेख, कात्यायन की जो रचना है और मेगस्थनीज ने उल्लेख जो किया था, इसके आधार पर हमें, इन सब के आधार पर हमें दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र राज्य देखने को मिलते हैं। 3 स्वतंत्र राज्य देखने को मिलते हैं, जिनमें किन वंशों ने शासन किया था, चेर, है ना, चोल और पांड्य। ठीक है, चेर, चोल और पांड्य। जो चेर है ना, जो चेर है, उन्होंने लगभग केरल वाले क्षेत्र में शासन किया। ठीक है, केरल जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ पर शासन किया। वैसे ही जो पांड्य है, उन्होंने तमिलनाडु के जो दक्षिण क्षेत्र है, सुदूर दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ पर शासन किया, लगभग मदुरै वाले क्षेत्र पे शासन किया। वैसे ही जो चोल है, वो तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भाग में शासन कर रहे थे। ठीक है, आपको इनका जो प्रतीक चिन्ह दिख रहा है, इनसे भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि चेर है, जो चेर केरल वाले क्षेत्र में है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष है। ठीक है, तो आप केरल का अगर मैप में देखेंगे, भारत के मैप में, तो एक धनुष जैसा वो अलग से दिखता है ना, तो आप वैसे याद रखिए, जो चेर है उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष। वैसे ही जो पांड्य है ना, कहाँ पर है वो, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ, एकदम नीचे सुदूर क्षेत्र में है, उधर मतलब समुद्र है, हिंद महासागर है ना, तो उनका प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है, मछली। क्या था, मछली। और वैसे ही जो चोल है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है बाघ। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है, चेर का धनुष, पांड्य का मछली और चोल का बाघ, है ना। यहाँ हम जो चोल शासकों के बारे में पढ़ेंगे, वो 300 ईस्वी तक के जो चोल शासक है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। और जब हम द्वितीय भाग पढ़ेंगे इसका, दक्षिण भारत के इतिहास का जो दूसरा भाग पढ़ेंगे, उसमें चोल 9वीं शताब्दी के मतलब 900 ईस्वी में फिर से उभर कर सामने आते हैं, उनका उदय होता है, तो हम द्वितीय चोलों के बारे में वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम जो 1-2 प्रमुख शासक थे चोल वंश के, जो 300 ईस्वी तक हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चोल शासकों का अंत पांड्य शासकों ने कर दिया था। उसके बाद वो सीधे 900 ईस्वी में उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सभी शासकों के बारे में। चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु का जो कोंगू क्षेत्र है उसको नियंत्रित कर लिया। ठीक है, और अपनी राजधानी वांजी को बनाया। किसको बनाया, वांजी को। ये जो पश्चिमी तट थे, मुसरी थी, टोंडी, है ना, इनके जो बंदरगाह थे, तो पश्चिमी तट के बंदरगाह, मुसरी, टोंडी के बंदरगाह चेरों के नियंत्रण में थे। ठीक है, और चेरों का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया है कि धनुष बाण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, वैसे ही ईसा की पहली शताब्दी के पुगलूर अभिलेख, पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, वैसे ही चेर राजा के बारे में और क्या जानकारी मिलती है कि जो चेर राजा है वो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे और व्यापार से लाभ भी प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि जो चेर राजा थे उन्होंने आगस्टम का एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, अब देखिए चेर शासकों से आपको क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो आपको चेर शासकों में कम से कम 2 नाम मोस्ट है याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो सेन गुटवन का नाम याद रखना है और दूसरा आदि गेमान का नाम याद रखना है। ठीक है, सेन गुटवन का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने चेर शासन में, चेर राज्य में पत्नी पूजा, जिसे कणगी पूजा भी कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो कौन से चेर राजा ने पत्नी पूजा यानी कणगी पूजा की शुरुआत की थी, तो सेन गुटवन ने की थी। और इस सेन गुटवन को लाल चेर कहा जाता था। ठीक है, सेन गुटवन को क्या कहा जाता था, लाल चेर या अच्छे चेर कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत की, जिसे कणगी पूजा भी कहते हैं, और इन्होंने ही, सेन गुटवन ने दक्षिण भारत से, मतलब ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजा था। ठीक है, तो एक तो सेन गुटवन से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, दूसरा क्या बोला मैंने, आदि गेमान, है ना। तो आदि गेमान को इसलिए याद रखना है कि उन्होंने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी।
केरल जो क्षेत्र था उस समय, है ना, चेर शासकों ने गन्ने की खेती की शुरुआत की। उसमें किसने की? आदिगेमान ने की। तो दो नाम आपको याद रखने हैं चेर राजाओं से, एक सेनगुट्वन और दूसरा आदिगेमान। आदिगेमान में गन्ने की खेती की, गेमान गन्ने, गेमान गन्ने, ग है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और सेनगुट्वन ने पत्नी पूजा की शुरुआत की, कणगी पूजा कहते हैं जिसे, ठीक है। अब देखते हैं चोल शासकों के बारे में। तो चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भाग को नियंत्रित किया था और उनके शासन का जो मुख्य क्षेत्र था वो कावेरी डेल्टा था, है ना, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कावेरी डेल्टा को क्या बोलते थे? चोल मंडलम, चोल का मंडल, है ना, चोल मंडलम। उनकी राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी उरैयूर था। क्या था? उरैयूर, ठीक है, जो तिरुचिरापल्ली शहर के आसपास थी। बाद में करिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें जो हम मेन शासक पढ़ेंगे, एक तो करिकाल ही पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और एक और शासक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, चोरों की जो आरंभिक राजधानी थी क्या थी? उरैयूर थी, ठीक है। जब करिकाल आता है इस वंश में, तो करिकाल ने कावेरी पत्तनम या इसी को बोलते थे पुहार नगर, कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अब देखिए इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना ही है आपको। और चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। चोलों के पास क्या थी? कुशल नौसेना भी थी। चोल वंश के प्रमुख दो शासकों के बारे में देखेंगे हम, एक तो करिकाल और दूसरा एलारा, ठीक है। करिकाल और एलारा। तो जो करिकाल है उन्होंने चोलों का सबसे महानतम, करिकाल को चोलों का सबसे महानतम शासक कहते हैं, ठीक है। जो करिकाल है उसे चोलों का सबसे महानतम शासक कहते हैं और इसी ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था, ठीक है। और पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण करवाया था। मैंने बताया ना, अभी पुहार नामक जगह का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया, है ना। तो वहीं पे पुहार बंदरगाह या कावेरी पत्तनम बंदरगाह का निर्माण करवाया और इसी ने 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। कहाँ? कावेरी नदी के तट पर। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एलारा से क्या याद रखना है कि इन्होंने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था। एलारा, श्रीलंका, ठीक है। एलारा ने क्या किया? श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक वहाँ पर शासन किया, ठीक है। पत्तिन पाल्य में जो चोल है उनके जीवन को, सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। विभिन्न संगम साहित्य की जो कविता है उसमें वेणी के युद्ध का उल्लेख है और इसमें बताया गया है कि करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राज्यों मतलब जो पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था, ठीक है। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया था। करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। 8वीं शताब्दी में पांड्यों के कारण इस चोल शासन का क्या हो गया? पतन हो गया, ठीक है। लेकिन ये पुनः 9वीं शताब्दी में उभर कर सामने आते हैं, जिसके बारे में हम द्वितीय चोल के बारे में दूसरे भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। पांड्य शासक के बारे में, तो पांड्य जो है वो करते हैं और अपनी राजधानी भी कहाँ रखते हैं? तो मदुरै में। लेकिन इनकी जो प्रारंभिक राजधानी होती है वो कोरकई होती है, ठीक है। पांड्यों की राजधानी तो मदुरै थी, लेकिन जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक शासकों ने जो राजधानी बनाई थी वो कोरकई थी, ठीक है। पांड्य राजा जो थे वो भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में निवास करते थे, ठीक है। अब जो पांड्य वंश है उनका प्रतीक चिन्ह मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मछली था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की, ठीक है। शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी। जब ये शासक थे इन्होंने एक नियमित सेना बनाए रखी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था, ठीक है। पांड्यों का जो पहला उल्लेख है वो मेगस्थनीज ने किया है। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। जो पांड्य राज थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभाव था और ईसा के शुरुआत शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे, ठीक है। कलभ्रस नामक जनजाति के आक्रमण के साथ इनकी शक्ति का क्षय हुआ और जो नल्लीव कोडन है, नल्लीव कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक माना जाता है, ठीक है। कौन? नल्लीव कोडन। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, ठीक है। संगम युग की राज व्यवस्था थी और प्रशासन था कैसा था,
ठीक है। तो संगम काल के दौरान जो राजतंत्र था वो कैसा था, वंशानुगत राजतंत्र था। ठीक है, वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वंशानुगत राजतंत्र था। प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था। हमने पहले ही पढ़ा है कि चोलों का बाघ था, पांड्यों का मछली था और चेरों का धनुष था। ठीक है, राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था। कितने परिषद थे? 5, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। कि कौन कौन थे? मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति और गुप्तचर। मंत्री को अमेचार कहते थे, पुरोहित को पुरोहितार और दूत को दूतार, सेनापति को सेनापतियार और गुप्तचर को उर्रार कहते थे। ठीक है, ये सब तमिल शब्द ही होंगे, है ना। मंत्री को अमेचार, पुरोहित को पुरोहितार, दूत को दूतार, सेनापति को सेनापतियार, गुप्तचर को उर्रार कहते थे। ठीक है, अब सैन्य प्रशासन का जो संचालन था वो कुशलतापूर्वक किया जाता था और प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। ये तो हो गई इनकी राज व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था, है ना। अगर महिलाओं की स्थिति देखिए संगम युग में, तो महिलाओं का सम्मान किया जाता था। ठीक है, उन्हें बौद्धिक गतिविधियों में संचालन करने की अनुमति थी। उन्हें बौद्धिक गतिविधियों के संचालन करने की अनुमति थी, जैसे ओबियार, ठीक है, क्या नाम बोला मैंने, ओबियार, नचेलियर और काकई पर्डिन्यार जैसी महिला कवित्री थी जिन्होंने तमिल साहित्य में उत्कर्ष में योगदान दिया है। ठीक है, इन्हें अपने जीवन साथी को चुनने की अनुमति थी, लेकिन विधवाओं का जीवन दयनीय था। समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है और संगम काल में हमें कहीं भी दास प्रथा का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, धर्म कैसा था? तो जो संगम काल के प्रमुख देवता थे मुरुगन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो संगम काल के प्रमुख देवता थे वो कौन थे? मुरुगन थे। ये तमिल भगवान के रूप में जाने जाते हैं, है ना। संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवता कौन थे? तो मयोन यानी विष्णु, वंदन यानी इंद्र, कृष्ण, वरुण और कोरोवई थे। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, अगर संगम युग की अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल थी। कृषि होता था और सबसे आम फसल क्या थी? चावल थी। हस्तकला में बुनाई, धातु के काम, बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण और मोतियों, पत्थरों और हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना शामिल था। ठीक है, वैसे ही संगम युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। सूती और रेशमी कपड़ों की कताई बुनाई में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त थी। ये सूती और रेशमी कपड़ों की कताई और बुनाई करते थे। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरियूर में बुने हुए सूती कपड़ों की बहुत मांग थी। ठीक है, जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था, 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कितने संगम हुए थे? 3। एक साथ आप याद करते जाएंगे। कितने संगम हुए हैं? 3 हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, पहले और दूसरे के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे और तीसरे के नक्कीरर थे। ठीक है, पहले और दूसरे के अगस्त ऋषि और तीसरे के नक्कीरर। ठीक है, तीनों के संरक्षक कौन है? तो पांड्य शासक है। इतने आपको याद रखना है। पहला कहाँ हुआ? मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरै में। 3 में से तो 2 मदुरै में हुए हैं, तो पहला और तीसरा मदुरै में हुआ है, बीच वाला कपाटपुरम में हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। पहला और तीसरा मदुरै में और बीच वाला कपाटपुरम में। देखिए, पहले जो सम्मेलन हुआ, पहला जो संगम हुआ, उसमें 549 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरे वाले में 59 और तीसरे वाले में 449। पहले संगम की जो विशेषता थी वो क्या थी कि इसे 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था और ये लगभग 4400 वर्षों तक चला। अब इतना लंबा चला कि नहीं चला ऐसा हमें तो नहीं पता, अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन जो लिखा गया है इतिहासकारों द्वारा उसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जो संगम है, प्रथम संगम को 89 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया, 4400 वर्षों तक चला और इस संगम का जो प्रथम संगम था उससे हमें कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरे संगम की बात करूं तो इससे हमें एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम उपलब्ध हुआ है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तोल्कापियम याद रखना है क्योंकि ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है।
क्या है? तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तोल्कापियम किस संगम से मिला है? दूसरे संगम से। एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ मिला है तोल्कापियम। और इसकी रचना किसने की है? तो जो अगस्त ऋषि के शिष्य थे तोल्कापियर, उसी ने ही इसकी रचना की है। ठीक है, तो एकदम इजी है। तोल्कापियम ग्रंथ है, रचना किसने की है? तो तोल्कापियर ने की है। ये कौन थे? तो अगस्त ऋषि के शिष्य थे। ठीक है, वैसे ही तृतीय संगम में क्या हुआ था? 49 पांड्य शासकों ने इसको संरक्षण दिया और इसमें किसका संकलन हुआ? तो पत्तुपातु, पदिनेक्किल, कणक्कू और एतुतोके। ठीक है, किसका हुआ? एतुतोके। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। कहाँ कितना सम्मेलन हुआ, कितना संगम हुआ? 3। पहले और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। तीसरे के नक्कीरर। तीनों का संरक्षक कौन था? तो पांड्य शासक। स्थल क्या था? तो पहले वाले का मदुरै, तीसरे वाले का मदुरै, बीच वाले का कपाटपुरम। और ये थोड़ा सा आप साहित्य जो मिले हैं वो याद रख लेना है। पहले वाले से हमें कोई साहित्य नहीं मिला, दूसरे वाले से हमें तमिल व्याकरण ग्रंथ मिला जिसकी रचना किसने की थी? तोल्कापियर ने की थी। और उस तमिल व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या था? तो तोल्कापियम। तृतीय संगम में क्या मिला हमें? पत्तुपातु, पदिनेक्किल, कणक्कू और एतुतोके। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा विशेष देख लेते हैं। एतुतोके क्या है? अष्ट संग्रह है। मतलब ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 8 ग्रंथों का संग्रह है। इसे तीसरे संगम में संकलित किया गया था। तो आपको यही याद रखना है कि इसमें 8 ग्रंथों का संग्रह है। मैंने नाम यहाँ नोट कर दिए हैं, आप एक बार PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे ही पत्तुपातु के बारे में क्या याद रखना है कि ये 10 कविताओं का संग्रह है। पत्तुपातु क्या है? 10 कविताओं का संग्रह है। पत्तुपातु को भी तृतीय संगम में संकलित किया गया था और इसमें 10 कविताएं हैं जिसके बारे में मैंने नोट डाउन किया हुआ है। आप एक बार PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं पदिनेक्किल कणक्कू। ठीक है, तो ये क्या था? 18 कविताओं का एक आचार मूलक ग्रंथ है। मैंने पहले क्या बताया आपको? एतुतोके ये 8 है। एतुतोके में 8 ग्रंथ है। पत्तुपातु में 10 गीत है और वैसे ही पदिनेक्किल कणक्कू में 18 कविताएं हैं। ठीक है, यह तृतीय संगम में ही संकलित किया गया था। जो इन 18 कविताओं में से महत्वपूर्ण कविता कौन सी है? तमिल के जो महान कवि थे और दार्शनिक थे, कौन? तिरुवल्लुवर, इनके द्वारा लिखित तिरुक्कुलर है। ठीक है, तो नाम थोड़े अजीब हैं, आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि तमिल है और हम तमिल भाषा जानते नहीं, इसलिए अजीब लग रहा होगा, है ना। लेकिन आप एक बार सुनिए, हो सकता है एग्जाम हॉल में आपको देखे तो याद आ जाए, है ना। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं और पंचम वेद भी माना जाता है। ठीक है, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम को इलांगो आदिगल द्वारा लिखा गया है और मणिमेखले को शीतलैसत्तनार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन महाकाव्यों द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए संगम युग का अंत कैसे हुआ। तो लगभग जो 3री शताब्दी है उसके अंत तक संगम काल धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया था। 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच कालभ्रस ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया था और इस अवधि को पहले के इतिहासकारों द्वारा एक अंतरिम या अंधकार युग के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में हम जो दक्षिण भारत का इतिहास है भाग 2, जिसमें हम राजपूत, पल्लव, इन सभी वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और मैं आप लोगों के बीच इसका एनालिसिस भी बीच बीच में लेकर आते रहती हूँ कि मुख्य परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।